हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे एयर पोल्यूशन। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स इसमें रहेंगे जो कि आपके एयर पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और साथ में जिनका सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे आप एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह पढ़ते रहते हो तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स इसमें ऐड हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में और कितने पार्टिकुलेट मैटर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के हम इस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 में कवर अप करेंगे। तो एयर पोल्यूशन हम पूरा डिटेल में करेंगे, काफ़ी लेंथी लेक्चर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा दैट वुड बी ऑन द वाटर पोल्यूशन। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आपने फर्स्ट जो इसका पार्ट था चैप्टर 5 का, जिसमें हमने बेसिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा था। जब हमने पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हार्मफुल इम्पैक्ट कॉज करे, ठीक है। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैशियस। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपकी पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। फिर जब हम बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर पॉल्यूटेंट्स वाला, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या मेजर सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूटेंट्स के। मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, और उसके साथ साथ हमने जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा था, फिर बताया था कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, फिर ओरिजिन के बाद बताया था कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं हेल्थ के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पॉल्यूटेंट वाले चैप्टर में कवर अप कर ली थी। तो आप जो ये एयर पोल्यूशन वाला चैप्टर है, इससे पहले एक काम करो, जो फर्स्ट लेक्चर है इसका चैप्टर 5 का, तो उसको देख लो, ठीक है। वहाँ से आपको मेजर सोर्सेज क्या हैं एयर पॉल्यूटेंट्स के वो सारे पता लग जाएंगे। वो हम यहाँ पे कवर अप नहीं करेंगे, बाकी डिटेल्स यहाँ पे ही देखेंगे रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एयर पोल्यूशन जो होता है एज यूजुअल कैन बी नेचुरल और इट कैन बी मैन मेड। नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल आपको पता है डस्ट स्टॉर्म्स, बहुत सारे सैंड स्टॉर्म्स आते हैं आपके, जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है, डेजर्ट वाला एरिया होता है। फिर वॉल्केनिक इरप्शंस आती हैं, आपको पता है वॉल्केनोज होते हैं, नीचे मोल्टन रॉक्स होती हैं, और इन मोल्टन रॉक्स को क्या होता है, एक रास्ता बनता है यहाँ से, और जब ये मोल्टन रॉक्स ऊपर को आती हैं तो इनको मैग्मा कह देते हैं, और जब ये मोल्टन रॉक्स बाहर आ जाती हैं तो इनको लावा कह देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब जब ये लावा बाहर निकलता है तो ना सिर्फ वो मटेरियल निकलेगा, पर उसके साथ बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी बाहर निकलती हैं, लाइक योर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर रिलेटेड ऑक्साइड्स। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी बाहर निकलती हैं। देन आता है मैन मेड कॉज। अब मैन मेड भी हो सकता है, पर जो मैन मेड कॉजेज़ होते हैं ना, इनको रोका भी जा सकता है और कंट्रोल भी किया जा सकता है। क्यों, कैसे? क्योंकि वो किसने बनाया है, ह्यूमन बीइंग्स ने। तो ह्यूमन बीइंग्स ने जब वो चीज़ बनाई तो उनको ये चीज़ भी पता होगी कि कैसे इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में एमिशन हो रहा है, और पावर प्लांट्स हैं उनमें एमिशन हो रहा है। तो जब एमिशन हो रहा है तो उनको पता होगा कि इसके जो ऑपोजिट एंटागोनिस्ट वाली चीज़ें होंगी वो क्या क्या होंगी जो इन चीज़ों को रोक सकती हैं। तो मैन मेड जो कॉजेज़ होते हैं, ऑल्दो दे आर मोर डेंजरस इफ़ कंपेयर टू द नेचुरल वन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एयर पॉल्यूशन जो है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर दैट आर हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स, जो कि ह्यूमन बींग्स के हेल्थ के लिए हार्मफुल रहती है। कोई भी ह्यूमन बींग, एनिमल, प्लांट, सभी चीज़ों के लिए ये चीज़ हार्मफुल हो जाती है। बहुत सारे टाइप्स का एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिए हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे अमोनिया। अमोनिया कहाँ से निकलेगा? फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। फिर उसके बाद आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है आपके फ्यूल्स की, इनकम्प्लीट कंबशन। सल्फ़र डाइऑक्साइड किसी भी फैक्ट्री से ले लो, नाइट्रस ऑक्साइड फैक्ट्री से ले लो, मीथेन, मीथेन आपके एग्रीकल्चर से भी निकलती है, जो राइस के फील्ड होते हैं ना, वहाँ से कॉन्टीन्यूसली मीथेन निकलती रहती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपके रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, रूमिनेटिंग एनिमल्स वो होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली जुगाले करते रहते हैं, तो उनसे भी क्या निकलती है कॉन्टीन्यूसली? मीथेन, रूमिनेटिंग एनिमल्स। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कहाँ से निकलती है? जैसे ही कंबशन होती है फ्यूल्स की, इंजन्स की, या आप बोल सकते हो ऑटोमोबाइल से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपका रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। फिर आपका जो डिओड्रेंट वगैरह आप यूज़ करते हो वहाँ से, परफ्यूम्स, वो सारी चीज़ें वहाँ से क्या निकलता है आपका
कार्बन फ्लोरोकार्बन्स, पर्टिकुलेट्स, पर्टिकुलेट जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, अभी देखेंगे आगे क्या चीज़ें होती हैं ये, एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। चलो नेक्स्ट करते हैं। सोर्सेज क्या क्या हैं एयर पोल्यूशन के, तो बहुत सारी सोर्सेज हैं। इट कैन बी हाउस होल्ड में आप जैसे कोल बर्न कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल में यहाँ पे कोल की भी बात हो जाएगी, गैसोलीन की भी बात हो जाएगी, यानी कि फ्यूल की भी बात हो जाएगी, पेट्रोल डीजल वो सारी चीज़ें आ गई इसमें। फिर वुड आप बर्न करते हो, बहुत सारे घरों में आज भी देखें तो चूल्हा जलता है, तो वहाँ पे वुड यूज़ होती है, वुड यूज़ होगी तो उससे क्या होगा, आपका स्मोक एमिट होगा। और बाकी सारे जितने भी बायोमासेस यूज़ किए जाते हैं, यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक, हीट एंड लाइट होम्स, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, कोल बर्निंग पावर प्लांट्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं इन द एयर पॉल्यूशन। केमिकल वेस्ट आ जाता है। केमिकल वेस्ट कैसे, केमिकल वेस्ट से देखो वाटर पॉल्यूशन भी होगा, एयर पॉल्यूशन भी होगा। एयर पॉल्यूशन कैसे, जब चीज़ बन रही होगी तो गैसेस भी निकलेंगी ना, तो एयर पॉल्यूशन आ गया, और जब वेस्ट वाटर आएगा तो वाटर पॉल्यूशन कॉज कर देगा। फिर माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग साइट्स पे तो सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो जितने भी व्हीकल्स होते हैं आपके, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जब फ्यूल कंबशन करता है तो आपको पता है ना वो लेड प्लेट होती है वहाँ पे, तो उस लेड के साथ ही जब बर्न करता है तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस यहाँ से भी प्रोड्यूस होते हैं। चलिए, तो बोला जाता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ना हमारी, उससे 1/4 ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन प्रोड्यूस्ड, तो इतनी ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी वो प्रोड्यूस होती है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट ओनली। नेक्स्ट एग्रीकल्चर हो सकता है। एग्रीकल्चर से कैसे, लाइफ स्टॉक कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि बहुत सारे राइस फील्ड्स प्लस आपके रूमिनेटिंग एनिमल्स जो जुगाले करते हैं, ये सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन। CH4 भी इसका फॉर्मूला है, बट यू हैव टू राइट मीथेन, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा CH4, ठीक है। और अमोनिया, अमोनिया आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे ऐसे जो जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारे, जिनको जब नाइट्रोजन चाहिए होती है तो नाइट्रोजन को फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है उनको, फिर अमोनिया को ये यूज़ करते हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ जो रेमिनेंट अमोनिया है वो बाहर भी निकल जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर। तो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ग्राउंड लेवल ओजोन को। ओजोन का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी O3। फिर बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, अब जो पराली होती है ना, स्टबल बर्निंग आपने सुना होगा, तो उसमें भी क्या होता है, आपके एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी। फिर आता है वेस्ट, जब ओपन वेस्ट बर्निंग करी जाती है, अब देखो क्या होता है, रोज़ रैक पिकर्स आते हैं, कूड़ा कचरा घरों से उठाते हैं और फिर एक डंपिंग साइट बनाई होती है वहाँ पे फेंक आते हैं। अब हमारे पास इतना ज़्यादा वास्ट या फिर इतना ज़्यादा फास्ट सिस्टम तो नहीं है कि इसको हम पूरा डिग्रेड कर दें एक ही दिन के अंदर, तो कई जगह पे क्या किया जाता है, इसको बर्न कर दिया जाता है, ठीक है, इसको बर्न कर दिया जाता है। तो ओपन वेस्ट बर्निंग होगी तो ऑब्वियसली अब कोई ना कोई गैस तो वहाँ से भी निकलेगी। अब देखो जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, यानी कि इसमें मान के चलते हैं हम कि आपने क्या किया, अपना डस्टबिन रखा, उसमें वेजिटेबल वेस्ट आ गया, फ्रूट वेस्ट आ गया, कोई दाल दूल बची थी रात की, वो सारा फेंक दिया उसके अंदर, ठीक है। अब जब फेंका फिर रैग पिकर आएगा, रैग पिकर उसको उठा के कहाँ पे, डंपिंग साइट पे लेके जाएगा। अब जब डंपिंग साइट पे ये बहुत दिनों तक पड़ा रहता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे डाइऑक्सिन प्रोड्यूस हो जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया और डंपिंग साइट पे बहुत गंदी स्मेल आती है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डाइऑक्सिन्स। और जब इनको जला देते हैं तो यहाँ से ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस होता है। अब ये ब्लैक कार्बन जब प्रोड्यूस होगा तो ये भी क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में दौड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये वेस्ट का मेन आ जाएगा। फिर आता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो इसको आप एक अलग से भी देख सकते हो कैसे, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल, गैसोलीन या ओवरऑल फ्यूल्स। कब कब फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, तो ड्राइविंग पर्पस से, यानी कि अपने ऑटोमोबाइल्स में, हीटिंग में, पावर प्लांट्स में और इंडस्ट्रीज़ में। मैन मेड फैक्टर्स, वेक्यूलर एमिशन, अगेन वही ऑटोमोबाइल्स वाला एग्जांपल। कंस्ट्रक्शन डस्ट, आपको पता है जब भी कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे डस्ट काफ़ी उड़ती है। एक स्पेशल काइंड ऑफ डस्ट होती है जिसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। ये जो फ्लाई ऐश होती है ना, इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये जो आपकी फ्लाई ऐश होती है ना, ये सीमेंट हो गया, टाइल्स वगैरह होगी, इन इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा बनती है, पर इसके काफ़ी सारे यूजेस भी हैं, वो आगे देखते हैं।
फिर ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस होता है, नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनिया एंड मिनरल डस्ट। तो ये सारे जो हैं अगेन एयर पोल्यूशन ही कॉज करते हैं। बाकी सोर्सेज वॉल्केनिक इरप्शंस, डस्ट स्टॉर्म्स, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके एयर पॉल्यूटेंट्स में। फ्लाई ऐश के बारे में देखते हैं तो बहुत फाइन और ग्रे कलर का पाउडर होता है और एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है आपके कोल फायर्ड पावर स्टेशंस में। तो यहाँ पे भी ये प्रोड्यूस होता है आपके कहाँ पे, जो कोल फायर्ड पावर स्टेशंस होते हैं, तो वहाँ पे फाइन ग्रे पाउडर जो है प्रोड्यूस होता रहता है। अब ये जो फ्लाई ऐश होती है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्लाई ऐश के अंदर देखने को मिलती हैं। पर जो फ्लाई ऐश होती है ना उसके कुछ सिग्निफिकेंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ईंटें बनती हैं ना फ्लाई ऐश की, वो हल्की होती हैं वज़न में, पर जो उनकी स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ वेरी हाई। ठीक है। फिर जो फ्लाई ऐश होती है इसको वेस्ट लैंड्स बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है, और जैसे माइनिंग करी किसी साइड पे तो वहाँ पे एक खाली स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसको फिल करने में भी फ्लाई ऐश का यूज़ किया जा सकता है। क्यों फिल किया जाता है फ्लाई ऐश को, क्योंकि इससे क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज होती है। तो जो फ्लाई ऐश है अगर तो वह ऐसे पड़ी है ओपन एरिया में तो ये फिर हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, और अगर तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल अपने वेस्ट लैंड की रिक्लेमेशन के लिए, या फिर जो अबेंडेंड माइंस हैं उनको फिल अप करने के लिए, तो उस केस में क्या होता है, जो फ्लाई ऐश होती है ये काफ़ी यूज़फुल रहती है, और जो क्रॉप यील्ड होती है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज बाय द फ्लाई ऐश। अब एयर पोल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, तो बहुत सारे लोग, एनिमल्स, प्लांट्स, या फिर हम बोल सकते हैं पूरा ही इकोसिस्टम जो है वो सफ़र करता है विद द एयर पोल्यूशन। स्मॉग आ जाता है, स्मॉग जो होता है आपका स्मोक और फॉग, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ये स्मॉग जो होती है आपको विजिबल होती है, जैसे दिल्ली में जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और सर्दियों में जब फॉग पड़ती है तो वो जो स्मोक और फॉग होता है वो मिक्स हो जाता है और जो विजिबिलिटी होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। आपको वो जो स्मॉग होती है वो प्रॉपरली दिखाई देती है। ठीक है, हेजी हो जाता है सारा, ओपेक, यानी कि क्लियरली कुछ भी विजिबल नहीं होता, पर स्मॉग जो होती है वो आपको विजिबल हो जाती है। हेजी एयर पोल्यूशन कैन मफल द साउंड। ठीक है, जब ये स्मॉग होता है ना उस एरिया में तो वहाँ पे मफल होती है साउंड की भी, क्योंकि विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी का मतलब होता है घनाई, चिकनाई। देन एयर पोल्यूशन पार्टिकल जो होते हैं दे फॉल बैक टू द अर्थ। अब देखो बारिश हो जाती है, मान लो स्मॉग हो रखी थी सारे में, या फिर आपने कभी नोटिस किया हो पूरे एरिया में धुआं धुआं दिखेगा, पर जैसे बारिश हो जाती है, हैवी रेनफॉल होता है तो वो धुआं नीचे आ जाता है, यानी कि अब वो एयर पोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन में। ठीक है, एनवायरनमेंट साफ हो जाएगा, पर फिर से दोबारा से व्हीकल चलेंगे, जब व्हीकल चलेंगे तो दोबारा वो स्मोक डिपॉजिट कर जाएगा। देन सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर दे कैन कॉज एसिड रेन। और आपको पता है एसिड रेन की वजह से जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं लाइक योर ताजमहल, इनके जो कलर हैं वही चेंज हो गए हैं, दैट इज़ अगेन अ लॉस। फिर ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं दे केम फ्रॉम द कोल फायर्ड। कौन से पॉल्यूटेंट, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात हो रही है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलो, जब एसिड रेन पड़ती है अर्थ के ऊपर तो ये प्लांट्स को भी डैमेज करता है, क्योंकि अब देखो सॉइल जो होती है ना, कई जगह पे आपने सुना होगा सॉइल एसिडिक है, कई जगह पे सुना होगा एल्केलिन है, और इवन आपने कई जगह सुना होगा कि जो सॉइल थी वो एसिडिक थी, पर इसको हमने बेसिक बनाना था तो हमने कैल्शियम रिलेटेड कंपाउंड इसमें ऐड करे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह ऐड किए जाते हैं टू मेक इट एल्केलाइन। तो कई बार क्या होता है आपकी जो एल्केलाइन सॉइल होती है उसके ऊपर जब एसिड रेन पड़ेगी तो इसका जो पीएच लेवल होता है वो 7 से नीचे आ जाता है। ठीक है, बिलो 7, और इसका मतलब है कि जो एल्केलाइन सॉइल थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसिडिक सॉइल में। तो यही चीज़ बोली है, जब एसिड रेन अर्थ के ऊपर गिरती है तो प्लांट जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो सॉइल की कॉम्पोजिशन होती है इट कैन चेंज, वाटर की क्वालिटी को ये डिग्रेड करती है, चाहे से रिवर्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर देती है, और ऑल्सो जो बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको भी ख़राब कर देती है। और ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो भी हेल्थ इफेक्ट से सफ़र करते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज टू द एयर पोल्यूशन। बर्थ डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, डिजीज़। आपने एक डिजीज़ सुनी होगी मिथ हीमोग्लोबिन,
ऑल्दो इसको हम वाटर पोल्यूशन में पढ़ेंगे अभी। कई बार क्या होता है, अमोनिया के जो या फिर यू कैन से नाइट्रोजन के जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होते हैं ना, वो बच्चों में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर, कॉन्टामिनेटेड वाटर। तो उससे क्या होता है, जो बच्चा होता है उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ जाती है और अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती है। तो बर्थ डिफेक्ट बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। वैसे ही एयर पॉल्यूशन की वजह से एस्थमा हो गया, ठीक है, या ब्रोंकाइटिस हो गया। तो ये सारी डिजीज़ जो होती हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। यू कैन मेंशन दीज डिजीज़, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। और बहुत सारी डिजीज़, स्किन डिजीज़ इससे हो सकती हैं। कोई पर्सन कॉन्टीन्यूसली ऐश वगैरह या डस्ट के कांटेक्ट में है तो वहाँ पे स्किन कैंसर बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। उनको भी लंग्स डिसऑर्डर हो सकते हैं। फिर आता है लोअर रिप्रोडक्टिव रेट्स, रिप्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, तो बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। अब ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन में आपको एक गैस मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिलती है मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो इन सभी गैसेस की वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरे ग्लोब की वार्मिंग। इमेज देखो, ये ग्लोब है अपनी और इसकी वार्मिंग हो रखी है, ठीक है। अब क्या होता है, जो सन होता है ना अपना, कॉन्टीन्यूसली हमें सनलाइट प्रोवाइड कर रहा है। अब जो सोलर रेडिएशन होती है ना, कुछ जो होती हैं वो अर्थ के अंदर ट्रैप कर जाती हैं और जो कुछ होती है वो दोबारा से वापस भी चली जाती हैं, पर मैक्सिमम जो होती है वो ट्रैप हो जाती है और थोड़ी बहुत बाहर निकल जाती है। तो ये चीज़ अभी दिमाग में रख के चलना, अभी ग्लोबल वार्मिंग जब हम पढ़ेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। अब देखो, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है नेचुरल कॉजेज से तो होती है, पर अब एंथ्रोपोजेनिक एयर पोल्यूशन की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, दे आर द मेजर कंट्रीब्यूशन, दे आर हैविंग अ मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जब हम लाइफ स्टॉक को बर्न करते हैं, जैसे पराली होगी आपकी, राइस का जो रेमिनेंट बच जाता है, तो वहाँ से मीथेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सारी जो गैसेस हैं, दे कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है अर्थ का, तो अल्टीमेटली आपके जो पानी का लेवल है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। अब देखो, जो आपके हिमालयाज़ हैं ना, वहाँ पे ग्लेशियर्स आपने देखे होंगे, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये जो ग्लेशियर्स हैं ये भी क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। और इवन दो हिमाचल में सर्वे करा गया था कि जो लेक्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ कर चुका है। तो वो लेक्स का नंबर इंक्रीज़ कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, फ्यूरियस ब्यास, सतलज, ये सब चीज़ें आपने न्यूज़ में देखी होंगी। फिर एक न्यूज़ आपने थुनाग की भी सुनी होगी। थुनाग में अभी क्या हुआ, क्लाउड ब्रस्ट बोला कि बादल फटा वहाँ पे, और बादल फटने की वजह से बाढ़ आई। पर मे बी देयर कैन बी अ वन मोर रीज़न, दैट इज़ ग्लेशियल लेक आउट ब्रस्ट। जो रिसर्चर्स हैं उनका मानना है, हो सकता है किसी ग्लेशियर के पिघलने की वजह से कोई लेक बनी और उस लेक की ब्रस्टिंग से फिर ये बाढ़ आई, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन रीजंस, पर बिकॉज हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करना इज़ नॉट ईजी ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो ग्लोबल वार्मिंग का कहना है कि बिकॉज ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो वाटर लेवल भी इंक्रीज़ कर रहा है। और देखो, समुद्र कहाँ से एसोसिएटेड है, आपके ग्लेशियर से। अब जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो अल्टीमेटली रिवर्स का फ्लो ज़्यादा होगा, रिवर्स का फ्लो ज़्यादा होगा तो समुद्र में पानी का लेवल इंक्रीज़ करेगा। ये बोला गया है कि अभी तक जो हम सीज़ का लेवल देखते हैं वो 5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर गया है। तो अभी ये 5 सेंटीमीटर तो सोचने के लिए हमें कम लगेगा, पर जब समंदर के लेवल पे बात करेंगे, महासागर के लेवल पे बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो ब्लू वाला है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। अराउंड 62% जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, और हो सके अगर ये आपको चांस मिलता है इसको साइट करने का कहीं पे, तो इसको पक्का से ड्रॉ करना, ठीक है। फिर उससे कम जो होती है वो आपकी मीथेन होती है। मीथेन का जो रहता है दैट इज़ 20% CH4। 4% कॉन्ट्रीब्यूशन नाइट्रस ऑक्साइड का रहता है N2O। 12% आपके कार्बन फ्लोरोकार्बन्स का रहता है, और 2% आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, उन सभी का रहता है, ठीक है। देन
राइजिंग एयर पोल्यूशन एंड ओशन टेम्परेचर, ये सारा जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। और इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज यही वाली आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। देन ग्रीन हाउस गैस जो होती है ये हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती है, और जब हीट एनर्जी ट्रैप हो जाती है अर्थ के अंदर यहाँ पे, तो उस वजह से क्या होता है, जो आपकी अर्थ का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करने लग जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस GHG, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर है तो वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अराउंड 62% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, देखो नेचुरल सोर्स तो क्या है आपके ट्रीज ऑक्सीजन ट्रैप करते हैं और बाहर निकालते हैं। ओ आई एम सो सॉरी, सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है, ये गलत हो गया, आई एम सो सॉरी। सबसे जो नेचुरल सोर्स है वो है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और जो ट्रीज़ है, क्यों बोला जाता है कि जिस एरिया में एयर पॉल्यूटेंट ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि जो आपके ट्रीज़ होते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं और इसका फूड बना लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जिस भी एरिया में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं दे कैन टेक दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर द फूड। और बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, दे कैन बी एमिटेड नेचुरली और आर्टिफिशियली। जैसे मीथेन की अगर बात करें तो आपके जो जुगाले करने वाले एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स, वो भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। आपका जो राइस फील्ड होता है वहाँ से भी प्रोड्यूस होती है मीथेन। तो वी कैन से कि नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो थी आपकी N2O हो जाती है। फ्लोरिनेटेड गैसेस आपके जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFCS बोल सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो भी हमने देखे सारे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। अब जो मीथेन है दैट इज़ द मेजर इमिशन फ्रॉम द कोल प्लांट्स और एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस। ये हमने देख लिया कहाँ से, जैसे पराली बर्न होती है जब, तो पराली जिसको आप स्टबल बर्निंग भी कहते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, मीथेन प्रोड्यूस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो इसका जो कॉमन एमिशन होता है दैट इज़ फ्रॉम द इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज या फिर एग्रीकल्चर या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कहाँ पे, कार्स वगैरह के अंदर। फ्लोरिनेटेड गैसेस आ जाते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये कहाँ पे होते हैं आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह में, एसीज में। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लोरिनेटेड गैसेस, एसीज जो आपके एयर कंडीशनर्स होते हैं। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो किस पे करते हैं, ओजोन लेयर के ऊपर, इसकी डिप्लीशन पे। तो आपने ब्लैक होल वाले केसेस सुने होंगे ना, तो वही चीज़ आ जाती है। ये किसकी वजह से था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। चलो फिर आते हैं वर्ल्ड वाइड, अगर देखें तो सभी कंट्रीज़ जो हैं वो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेती हैं कि किस तरह से हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है उसको डिक्रीज़ करें। और अगर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन डिक्रीज़ हो जाता है तो अल्टीमेटली जो ग्लोबल वार्मिंग है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज़। उसी के साथ आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। सबसे पहले क्योटो ने अडॉप्ट करा था, जापान में है, 1997 में अडॉप्ट करते हैं ये लोग। ये एक तरह से एग्रीमेंट था बिटवीन 183 कंट्रीज़ के बीच में ये एक एग्रीमेंट था, ये वाला यहाँ लिखा है, ठीक है। और इन्होंने डिसाइड किया था कि हम किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसको साइन नहीं किया था। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कलर कोडिंग ऑफ वेदर, कलर कोडिंग करी जाती है ना, रेड बताता है कि बहुत डेंजर आ चुका है, आपको रेडी होना है। फिर ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। तो ये थी कलर कोडिंग ऑफ वेदर, और ये आपके मेंस के क्वेश्चन में आ चुका है इन 2021, आई थिंक 2021 में आया था, यस। तो कलर कोडिंग पे क्वेश्चन आ चुका है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट आप देखते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एयर पोल्यूशन पे नोट लिखने को मिले ना मिले, हो सकता है आपको नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पे देखने को मिल जाए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। ऑल दो प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये वाले।
कि कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कि इंक्लूडेड नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बाकी ये सारे पार्टिकुलेट मैटर जो हैं वो इंक्लूडेड है। तो जिसने ये पढ़ा होगा वो इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकता था, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की तो सीधी नज़र पड़ेगी ना कि यस ये तो एयर पॉल्यूटेंट होगा ही होगा, पर जो आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको 17 अक्टूबर 2014 को लॉन्च कर दिया गया। इसका जो मेन एम था वो था कि किस तरह से हम एयर क्वालिटी के ऊपर कॉन्टीन्यूअस इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इन द ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म फॉर जनरल पब्लिक। अगर आपने सेक्टर 43 चंडीगढ़ देखा होगा, ऑल्दो दिल्ली में जो रहते हैं उन्होंने उनके लिए दिल्ली का एग्जाम्पल चल जाएगा, बट करेंटली आई एम इन चंडीगढ़ तो मैं उसका एग्जाम्पल दूंगी। तो चंडीगढ़ में 43 सेक्टर से जैसे ही एग्जिट लेते हैं टूवर्ड द यू कैन से हिमाचल की तरफ को, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली वो डिटेक्ट करता रहता है कि अभी की कंडीशन क्या है, एयर क्वालिटी की कैसी कंडीशन है, गुड है, मॉडरेट है, बैड है, तो वो बताता रहता है। ठीक है, तो ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। क्यों? क्योंकि ये इस चार्ट में दिखता है। अभी देखते हैं इस चार्ट के बारे में। जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी 6 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? गुड होती है, मॉडरेट होती है, अनहेल्दी है फॉर सेंसिटिव ग्रुप। कुछ लोग होते हैं उनको एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, तो उनके लिए अनहेल्दी है। फिर बोलता अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब है, अब यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है अनहेल्दी, तो मतलब ये सभी लोगों के लिए अनहेल्दी है। वेरी अनहेल्दी का मतलब है बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है, आपको डिजीज़ हो सकती है। हैज़ार्डस, आपको एक्सट्रीम लेवल की डिजीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। अब फर्स्ट आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरफ, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे और इसका मतलब क्या है वो देखेंगे। गुड का मतलब है जो एयर क्वालिटी की वैल्यू लाई कर रही है दैट इज़ बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 लाई कर रही है तो मतलब जो एयर कंडीशन है, अभी एयर क्वालिटी की जो कंडीशन है दैट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, और जो एयर पॉल्यूशन है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, या तो होगा तो बहुत ही कम सा होगा जिसका पता भी नहीं चलेगा। देन आता है मॉडरेट, इसकी वैल्यू 50 से इंक्रीज़ कर जाएगी, 50-50 का डिफरेंस रहेगा सभी का। फर्स्ट याद रखनी है 0 to 50 और कहाँ तक एक्सीड करेगी, अप टू 300 या 300 से ज़्यादा। तो बस ये दो चीज़ें याद रखनी है, बाकी आपको 50-50 की रेंज दे देनी है सारे में। तो गुड थी फ्रॉम 0 to 50, मॉडरेट आ जाएगी 51 to 100। इसमें बोला कि जो एयर क्वालिटी है वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, चल जाएगा काम, पर कुछ एक जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हो सकता है आपको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर दें, और ख़ासकर उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं टुवर्ड द एयर पोल्यूशन। यहाँ पे वो लोग इंक्लूड करें जो कि बहुत ज़्यादा जिनको एस्थमा ऑलरेडी हो रखा है, जिनको ब्रोंकाइटिस ऑलरेडी हो रखा है, या जिनको पल्मोनरी डिजीज़ ऑलरेडी हो रखी हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एस्थमा आ गया, पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो ब्रोंकाइटिस, या तो हो रखा है या फिर चांसेस हैं कि हो जाए बिकॉज ऑफ दिस एयर क्वालिटी। फिर अगला आता है अनहेल्दी फॉर द सेंसिटिव ग्रुप, 101 to 150 तक ये आएगा। अब यहाँ पे बोला कि जिनको ऑलरेडी बहुत सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो रखे हैं, और जैसे एस्थमा, आपका पल्मोनरी डिजीज़, ब्रोंकाइटिस, ये ऑलरेडी ये चीज़ें हो रखी हैं इस केस में भी, तो हो सकता है उनको और ज़्यादा इम्पैक्ट्स देखने को मिलें, पर जो जनरल पब्लिक है अभी उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर आते हैं अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब जो ऑलरेडी बीमार है, ठीक है। अब हो सकता है इस एयर क्वालिटी में क्या होगा, 151 to 200, यहाँ पे सभी जितने भी जनरल पब्लिक आ गई, सेंसिटिव मेंबर्स आ गए, हो सकता है इन सभी को सीरियस हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिले। वेरी अनहेल्दी, इसकी वैल्यू चली जाएगी 201 to 300। तो यहाँ पे हेल्थ का अलर्ट है, मतलब अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते तो हो सकता है आपके अंदर ऐसे हमें कोल देखने को मिले कि यस आप सिगरेट पीते हो। देन हैज़ार्डस, 300 से ज़्यादा होगी। हेल्थ वार्निंग्स यहाँ पे दी जाएगी एमरजेंसी कंडीशंस में, और जो एंटायर पॉपुलेशन है वो सारी यहाँ पे अफेक्ट होगी, ठीक है। तो गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी, हैज़ार्डस। पहली आती है 0 to 50 और एक्सीड कर सकती है अबव 300। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को इंक्लूड करती है, पर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, और अगर मेंस में भी आता है तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्टिकुलेट मैटर 10 आप सुनते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की एक बहुत खतरनाक बात है कि इट इज़ हैविंग अ 200 times मोर एफिशिएंसी देन ऑक्सीजन टू कंबाइन विथ
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? आपके ब्लड के अंदर। हीमोग्लोबिन क्या करता है? इस तरह से बीच में होगा, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैरी करता है। पर अगर बाई चांस आप रात को कोल लगा के सोओगे कि बहुत ठंड है, कोल लगाना ही पड़ेगा और खिड़कियां बंद हुई, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, ये क्या करती है? ऑक्सीजन को बोलती है तो निकल यहाँ से भाई, मैंने लगना है। और ऑक्सीजन की जगह पे सारी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे लग जाएगी तो जो पर्सन होता है सुबह तक मिलता है डेड। और जो बॉडी होती है उसका गला पड़ गया होता है पूरा ब्लूइश ग्रीन भी हो सकता है। देन पर्टिकुलेट मैटर 2.5 आप सुनते हो, ऑक्सीजन आ गई, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड। तो ये सारी जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे इनसाइड द लिस्ट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसको आप देखते हो न्यूज़पेपर में NAQMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। सो आपका जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने एग्जीक्यूट करा था नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अगेन नाम से ही पता लग रहा है नेशनल यानी कि पूरे इंडिया लेवल पे, तो ये हम सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। किस पे चेक रखेंगे, किस पे मॉनिटरिंग रखेंगे? क्वालिटी के ऊपर। तो प्रोग्राम है एक, ठीक है। और इसका जो मेन एम था वो क्या था? अगेन एयर क्वालिटी स्टेटस को ही चेक करना, और चेक करना कि जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको ये मीट कर पा रहा है या नहीं। तो जैसे कि आपका जो नेशनल एयर क्वालिटी, ये वाला नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये वाला, इसके ऊपर चेक रखना है। कैसे रखेंगे? चेक रखेंगे कौन कौन सी गैसेस के ऊपर? आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ओजोन यानी कि O3, लेड यानी कि PB, ये आ गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने पूरा ही लिखना है, शॉर्टकट में नहीं लिखना, ठीक है। जैसे PM10 है, ये तो चल जाता है PM10, ऑल्दो ये क्या होता है आपका? पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये साइज़ के बेसिस पे होता है। देन आर्सेनिक यानी कि AR, निकल यानी कि Ni, बेंजीन C6H6, अमोनिया NH3, बेंजोपायरीन, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लिव इट। चलिए, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एयर पोल्यूशन। वन मोर रिक्वेस्ट, जो आपके मेजर सोर्सेज हैं पॉल्यूटेंट्स के, ऑल्दो हमने थोड़े से डिस्कस कर लिए यहाँ पे, पर जो फर्स्ट लेक्चर है आपके चैप्टर नंबर 5 का, उससे इसको एक बार कवर अप कर लेना। उसमें मैंने पूरे चार्ट फॉर्म में आपको बताया हुआ है कि कौन सा ओरिजिन है किसी पर्टिकुलर पोल्यूटेंट का और क्या उसके इम्पैक्ट हैं हेल्थ के ऊपर। तो वो सारी चीज़ हमने कवर अप कर ली है। सो दिस इज़ इट अबाउट द एयर पॉल्यूशन। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने इंपॉर्टेंट कवर करी, शॉर्ट नोट्स भी हमने बहुत सारे देख लिए, लाइक योर ग्लोबल वार्मिंग, फिर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अलग से बन सकता है कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं जो नेचुरली हैं। तो नेचुरल में आपने फॉसिल फ्यूल तो ऐड करना ही है, फिर साथ में आपने वॉल्केनिक इरप्शन भी ऐड करना है, डस्ट स्टॉर्म्स भी ऐड करने हैं, पर उसके साथ साथ आप एग्रीकल्चर वाला भी ऐड कर सकते हो। एग्रीकल्चर में कौन से? जो राइस फील्ड से खुद ही आपकी मीथेन प्रोड्यूस होती रहती है, CH4, और अल्टीमेटली ये क्या कॉज करती है? ग्लोबल वार्मिंग। अराउंड 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो मीथेन का ही है। इसके अलावा आप रूमिनेंट एग्जाम्पल्स का साइट कर सकते हो। रूमिनेंट एनिमल्स वो सारे एनिमल्स जो जुगाले करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, आपने देखा होगा ना, च्यूई करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, तो वहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होती है? मीथेन, ठीक है। सो दिस इज़ इट अबाउट योर एयर पोल्यूशन। फ्लाई ऐश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखना, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी थोड़ा ध्यान में रखना, और इफ़ेक्ट क्या क्या है एयर पोल्यूशन के ऑन द एनवायरनमेंट वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। और ग्लोबल वार्मिंग इज़ इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ ये वाला चार्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स और जो हमने अभी स्टैंडर्ड्स पढ़े उनको भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो दिस इज़ इट अबाउट योर एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम वाटर पोल्यूशन। और अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।